हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में आप लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग को डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? देखिए, हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना होता है। हर गवर्नमेंट का और हर गवर्नमेंट अपने सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी देती है कि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखें, वो उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो। इसके लिए जर्नली जो यूज किया जाता है वो किया जाता था मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है? देखिए, एक करेंसी से दूसरे करेंसी की वैल्यू होती है, जिसे हम लोग कहते हैं $1। एग्जांपल ले लीजिए, मुझे एग्जैक्टली रेट नहीं, मैं उसको लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए अगर $1 है इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 70 रुपीज। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 70। ये एक्सचेंज रेट है, यानी $1, सॉरी डॉलर तो लिखा है, $1 70 रुपीज के बराबर है। ये इसका एक्सचेंज रेट है। अब होता यह है कि ये एक्सचेंज रेट आपने देखा होगा, अगर आप नेट पर जाकर देखिए, ये रोजाना चेंज होता है। मान लीजिए कभी ये इज इक्वल टू 69 हो गया, कभी ये 69.5 हो गया, 65 हो गया, और कुछ भी चेंज हो सकता है। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, आप उसमें देखिए अलग अलग ये चेंज होता रहता है। ये जो रोजाना चेंज होता है इसको फ्लोटिंग कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करके जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो करती क्या है इसको स्टेबलाइज रखने के लिए? जाहिर है, देखिए, जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली ना तो इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकती है और ना ही इन्फ्लेशन को, क्योंकि ये तो डायरेक्ट मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं ना, मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करते हैं ना। वो सिर्फ करती ये है कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए करेंसी को सेल और परचेज करती है। जब जरूरत होती है तो खरीद लेती है डॉलर को, जब जरूरत नहीं होती तो डॉलर को बेच देती है। इससे वो इसको कंट्रोल रखते हैं। तो बेसिकली ये यूज होता था, लेकिन बाद में एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम था मॉरिस गोल्डस्टीन। मॉरिस स्टीन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये मैनेज फ्लोटिंग जो है, इस मैनेज फ्लोटिंग के साथ उन्होंने प्लस लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब जो एक सिस्टम हम चलाएंगे वो चलाएंगे मैनेज फ्लोटिंग प्लस। ये प्लस क्या है? ये प्लस बेसिकली है आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग। उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री को, ठीक है, वो एक मैनेज फ्लोटिंग से काम कर रही है उसको करने के लिए, लेकिन उसको, हमारी कंट्री को एक, या किसी भी इकोनॉमी को एक इन्फ्लेशन का टारगेट बना लेना चाहिए कि इतने % इन्फ्लेशन हमें चाहिए। उसके बाद सारी रिसोर्सेज, यानी सारा जो काम इकोनॉमी करेगी, सारा काम जो सेंट्रल बैंक करेगी, वो उसको अचीव करने के लिए करेगी। यानी एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन फिक्स कर लिया हमने कि इतना इन्फ्लेशन हमें अचीव करना है, उसके बाद सारा का सारा काम उसी पर करेंगे। जैसे मैंने बताया, देखिए, वो डायरेक्ट तो इकोनॉमी नहीं कर पाती है, डायरेक्ट सेंट्रल बैंक नहीं कर पाएगी किस तरह से इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करे या इन्फ्लेशन को करे। तो एक पॉलिसी टूल है उसके पास, उसने एक पॉलिसी बनाई, इतने % हमने फिक्स किया टारगेट, और उसके लिए सारा काम करने के लिए उसके लिए सारा काम शुरू कर दिया। जाहिर है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक को एक एनफ इंडिपेंडेंस, आप कर लीजिए, पूरी तरह से इसको इंडिपेंडेंस देती है कि आप मार्केट की कंडीशन के हिसाब से फिक्स कीजिए, फिर उसको अचीव करने के लिए अपनी पॉलिसीज को यूज कीजिए, पॉलिसी टूल्स को यूज कीजिए। जो इसका एक प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, जो ये हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, देखिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहती है कि लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ट अचीव बाय
मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। और ये सही बात भी है, लॉन्ग रन के अंदर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे अचीव करेंगे? प्राइस को स्टेबल रखकर। अगर आपके प्राइस में स्टेबिलिटी है तो फिर लोगों का यकीन बढ़ता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। और प्राइस में स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? मैनेज फ्लोटिंग, हाउ इट वर्क्स। ज्यादा करीब हो गया क्या? ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग काम करती कैसे? तरीका क्या है इसके काम करने का? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो सेंट्रल बैंक पीछे के ट्रेंड से इन्फ्लेशन को फोरकास्ट करती है। ठीक है, पीछे के ट्रेंड से, जैसे मैंने बताया, यानी वो पीछे के कई साल के ट्रेंड को देख रहे हैं। ट्रेंड में अगर वो पीछे से इस तरीके से बढ़ता हुआ आ रहा है, जैसे एक साइकिल जर्नली बनाई जाती है कि, है ना, तो अब वो देख रहे हैं पीछे से हम किस जगह पर है इस साल में। हम जिस जगह पर है तो उसी ट्रेंड को लेकर चलते हैं कि बढ़ रही तो बढ़ रहा होगा, घट रही है तो घट रहा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, एक उनका टारगेट होता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए यहां पर टारगेट उन्होंने फिक्स किया 3%। गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि हम 3% अचीव करना है हमें। ठीक है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो कह रहा है कि 4% आएगा। इसका मतलब ज्यादा हो रहा है। इस केस में क्या करेगी सेंट्रल बैंक? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी। जब वो ट्रेंड आएगा, मार्केट की फोर्सेस उसको बढ़ाना चाहेंगी तो कोशिश करेगी कि मनी सप्लाई घटे और 4 ना हो के वो 3 ही रहे। ये कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे, ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। दूसरे केस में मान लीजिए अगर वो 2.5% आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन जो ट्रेंड में आ रहा है, जो फोरकास्ट है वो कम है और हमारा टारगेट ज्यादा है। तो इस केस में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल होगी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये टारगेटिंग काम करती है। पहले उन्होंने देखा कि हमारे ट्रेंड में क्या आ रहा है, फिर उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया। अगर टारगेट ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का यूज करेंगे, और अगर फोरकास्ट कम है और टारगेट ज्यादा है तो एक्सपेंशनरी का करेंगे, ताकि ये 2.5% इस एक्सपेंशनरी से बढ़कर 3 तक हो जाए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत बड़ी भी वीडियो नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कैसे काम करती है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं। देखिए, एडवांटेज आप अपने आप इसको समझ सकते हैं कि पहली तो सबसे बड़ी एक एडवांटेज ये होती है कि इसमें क्रेडिबिलिटी होती है। आप अगर कोई टारगेट आपने फिक्स किया है तो आपको पता है ना, तो इसका मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन इसमें चलेंगी, वो आपको बता देंगे कि नहीं इतना है, इसलिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे आपका इन्फ्लेशन कम रहता है, आपकी वेज रेट कम रहते हैं। फर्म अगर उनको प्राइस बढ़ाने हैं तो बहुत कॉन्शियस रहती हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्मॉल चेंजेस रहते हैं, स्मॉल चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होते। और जो इंटरेस्ट रेट है वो एक बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, जैसे मैंने अभी साइकिल बताई थी, अगर आप साइकिल में देखें तो वो तो इस तरह चलती है साइकिल तो, ठीक है, बूम भी आते हैं और बस्ट भी आते हैं। लेकिन अगर आपने टारगेट कर रखा है यहां से यहां तक का, तो फिर आपको पता है हम इसी पे काम करेंगे,
इससे हम बच जाएंगे। अगर हटेगा भी तो बीच में थोड़ा बहुत हटेगा, लेकिन फिर वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम बूम और बस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड बूम एंड बस्ट। रिलायबल होगी, भरोसेमंद होगी साइकिल। इन्वेस्टर्स जो है उनको काफी भरोसा होगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और एक तीसरी बात है, ये तो आसान है, क्लैरिटी है। क्लियर है कि ये आ रहा है, इतना अचीव करना है, उसी पर सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, इसके अंदर होता यह है कि हम एक सस्टेनेबिलिटी को लेकर चल रहे हैं, हम एक स्टेबलाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो टेम्परेरी प्रॉब्लम पैदा कर देता है। एक टेम्परेरी प्रॉब्लम हो जाती है। टेम्परेरी प्रॉब्लम होता यह है कि आप तो काम कर रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को इतने % लेके जाएंगे बस, ठीक है। लेकिन कभी कभी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, बहुत सारी वजह है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उस कॉस्ट को शिफ्ट कर देंगे कंज्यूमर्स की तरफ, प्रोडक्ट का पैसा बढ़ाकर। जब प्रोडक्ट का पैसा बढ़ जाएगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन ये एक थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर वो वापस आ जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर ये होती है कि सेंट्रल बैंक बाकी सारे फैक्टर्स को अवॉइड कर देते हैं। सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक अवॉइड्स अदर इश्यूज। अदर इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए आप, एग्जाम्पल ये अनएम्प्लॉयमेंट। सेंट्रल बैंक तो ये लगा हुआ है कि मैंने 3% टारगेट किया हुआ है, मुझे 3% अचीव करना है। इस बीच एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करता। पॉलिसीज बनती हैं, काम करती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इसके लिए काम नहीं होता। ऐसी और भी फैक्टर्स हैं जिनका हमें साथ ही में जिनके लिए हमें साथ ही में काम करना पड़ता है। लेकिन चूंकि यहां पर सेंट्रल बैंक ने एक टारगेट बनाया हुआ है, उस टारगेट को अचीव करने की जिम्मेदारी है, तो बाकी फैक्टर्स अवॉइड कर दिए जाते हैं। एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। मैंने पीछे इसको बताया है, उसका वीडियो देखिएगा। होता क्या है, अब मान लीजिए किसी वक्त हमने टारगेट फिक्स किया, से फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। लेकिन बीच में एक फेज ऐसा आया जहां हमें लगा कि इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी चेंज हो रही है और अब हमें थोड़ी ज्यादा इन्फ्लेशन चाहिए, हमें थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ाना होगा। लेकिन चूंकि सारी पॉलिसीज उस इन्फ्लेशन को घटाने में लगी हुई है, 3 तक रखने में लगी हुई है, हमें चाहिए ज्यादा। उस वक्त उस मार्केट की कंडीशन कह रही है कि हमें ज्यादा चाहिए। उस केस में होता क्या है कि फिर आप लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाते हैं कि आपको इन्फ्लेशन तो ज्यादा चाहिए लेकिन नीचे जा रहा होता है, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में नहीं लिया है इसको, सिर्फ क्योंकि ये छोटी वीडियो बनाई है, आपको आइडिया देना था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर हम अब कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डिटेल में लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।